चलिए अगली हेडिंग डाली है ईथर के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। ईथर के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेरी बात सुनिए भैया जी, जो ईथर होता है वो रासायनिक रूप से बहुत, हमें लगता है ये दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी आप सुनिए, आपको सुनने से समझ में आएगा। ईथर रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशील होता है, परंतु फिर भी इसकी रासायनिक अभिक्रिया को निम्न भागों में बांट सकते हैं। ईथर इज वेरी लेस रिएक्टिव बट स्टिल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग वे। नंबर फर्स्ट, संपूर्ण ईथर की वजह से क्रिया, रिएक्शन ड्यू टू होल ईथर, इथरल ऑक्सीजन की वजह से क्रिया, जो नहीं ईथर के बीच में जो ऑक्सीजन होता है उसे बोलते हैं इथरल ऑक्सीजन, रिएक्शन ड्यू टू इथराइज्ड ऑक्सीजन। अगला है सी सिंगल बॉन्ड ओ बंध के टूटने की वजह से क्रिया, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ सी सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड। एल्किल समूह की क्रिया, रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए और इसके बाद पहली हेडिंग आप डालेंगे पूर्ण ईथर अणु की अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन ड्यू टू होल ईथर। हेडिंग डाल लीजिए रिएक्शन ड्यू टू होल ईथर, पूर्ण ईथर की वजह से क्रिया। और उसमें अब यहां से हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना है। सबसे पहला हम लोग बात करने जा रहे हैं दहन। क्या बहन? दहन। अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा कंबशन। सुनिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण में बताया था, जो ईथर होता है वो अत्यधिक ज्वलनशील तो है, बताया था मैंने। और ज्वलनशील के साथ जो ईथर की वाष्प होगी उसका और एयर का जो मिक्सचर होगा वो विस्फोट करेगा, एक्सप्लोज कर देगा। ये बातें हमने आपको बताई थी। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, जैसे हम डाई एथिल ईथर ले लें C2H5O C2H5 और इसको हम जलाएं, जलाने का मतलब होता है O2 से रिएक्शन। तो बेटा आपको मैंने एक बात बताई थी, आपको याद होगा कि अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है या तो फिर ऑक्सीजन भी हो जाए और उसको जलाया जाएगा तो सिर्फ दो चीजें बनती हैं, एक CO2 और H2O। जिनको नहीं आता है वो कहीं लिख लेना। हमने बोला अगर किसी कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन भी हो जाए, जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, और उसको जलाया जाए तो सिर्फ CO2 और H2 बनेगा। तो बेटा जी आप O2 को O2 से रिएक्शन कराएंगे, मतलब जलाएंगे तो सिर्फ बनेगा CO2 और H2। कार्बन यहाँ कितने हैं? 2 और 2 4, 4 CO2 ले लो। और हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और 5 10, तो आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8 ऑक्सीजन ये, और 5 ये, 8 5 13, तो यहाँ पर एक ऑलरेडी हो गया, 6 दूनी 12 और 13, ये हो गया दहन। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अपघटन, मतलब डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन। तो बेटा सुनिए, जो डाई एथिल ईथर होता है वो क्लोरीन के वातावरण में अपघटित हो जाता है। डाई एथिल ईथर इज डिकम्पोज्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन। डाईएथिल ईथर इज डिकम्पोज्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया C2H5, फिर O, फिर C2H5, और हमने यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा दी 4Cl2 से। अब आप कहेंगे सर जी 4Cl2 क्यों? तो भाई समझना यार, एक ऑक्सीजन है तो उसके लिए 2 हाइड्रोजन उनको चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, क्या निकल गया बेटा? H2O। अब आपके पास 5 5 10 हाइड्रोजन थे जिसमें से 2 निकल गया, 8 बचा। अब 8 हाइड्रोजन को हटाने के लिए 8 Cl चाहिए, इसलिए 4 Cl2 लिए थे हमने, तो ये हो गया 8 HCl। बचा क्या? केवल 2 कार्बन यहाँ बचा, 2 कार्बन यहाँ बचा, कुल मिलाकर 4 कार्बन यहाँ पर बच जाएंगे। इसे बोलेंगे अपघटन यानी कि डीकम्पोजिशन। हमें लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत हुई होगी। तीसरे नंबर पे हमसे कह रहा है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन। तो अभी हमने आपको मतलब समझाया था डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले डाईएथिल ईथर का फॉर्मूला लिखो C2H5O। C2H5 हमने इसको एल्मुना की प्रेजेंस में 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट कर दिया। किसी किसी बुक में देखेंगे 340 भी मिल सकता है, 380 भी मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा बेटा? H2। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला C2H4 बचा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला C2H4 बचा, तो आप जरा गौर से देखिए, बचा 2C2H4।
क्या बचा 2C2H4। और बच्चा इस चीज को जानता होगा कि C2H4 का जो नाम होता है वो होता है एथिलीन। C2H4 का नाम क्या होता है बेटा, एथिलीन। अब अगला आता है ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन। तो सुनिए हम इसको ऐसे लिख दें CH3 CH2O CH2 CH3, कोई घबराहट तो नहीं हो रही। और हमने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया वो भी 2 O लेकर, समझना पहले 2 O लेकर, किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 और प्लस H2SO4। ये प्रबल ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक K2Cr2O7। अगर वीक लिया जाए, दुर्बल ऑक्सीकारक लिया जाए तो यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। अगर दुर्बल ऑक्सीकारक लिया जाए, वीक ऑक्सीडाइजर लिया जाए तो यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो ईथर होता है बहुत कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो सुनिए यहाँ से एक H और एक O, क्या निकल गया H2। बात समझना, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और एक O, क्या निकल गया H2। अब आपके पास बचे कितने ऑक्सीजन, 2, एक यहाँ दे देना, एक यहाँ दे देना, समझना। CH3 यहाँ से एक H निकल चुका है CH, तो CH3CH और एक ऑक्सीजन दिया O, CH3CH एक ऑक्सीजन दिया 2, तो 2 CH3CHO बन गया, जिसे बोलते हैं एसेट एल्डिहाइड। आप सभी को इसका नाम पता होगा। अब जो एसेट एल्डिहाइड बना हुआ है, अगर आप इसका फिर से ऑक्सीडेशन कराओ तो ये क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड। आई थिंक ये रिएक्शन सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी, हमें नहीं लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही होगी। तो ये जितनी भी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी अभी, ये पूर्ण ईथर अणु की अभिक्रिया थी, यानी कि रिएक्शन ड्यू टू होल ईथर। अब अगली हेडिंग आप लोगों को डालनी है ईथरीय ऑक्सीजन की अभिक्रियाएं। ठीक है, हेडिंग डालिए ईथरीय ऑक्सीजन की अभिक्रियाएं, यानी कि रिएक्शन ड्यू टू इथराइज्ड ऑक्सीजन। लिखो रिएक्शन ड्यू टू इथराइज्ड ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए इसको हटा रहे हैं। सबसे पहला लिखो ऑक्सोनियम लवण का बनना। पहला है ऑक्सोनियम लवण का बनना। ऑक्सोनियम होता है, ऑक्सोनियम। और लवण बोल सकते हैं या ऑक्सोनियम आयन मत बोलो, वैसे क्या लिखेंगे, ऑक्सोनियम लवण ही बोलो। लवण का बनना मतलब कि भैया जी क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। देखिए कैसे बनेगा, बहुत आसान चीज है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। C2H5 लिया, O लिया, C2H5 लिया। ठीक है, और हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी बेटा, HCl से करा दी। तो जब HCl से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आकर ऐड हो जाती हैं चीजें। क्या हो जाती हैं, ऐड। कुल मिलाकर ऐसे बना दो C2H5O C2H5 और बगल में H प्लस और Cl माइनस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5O C2H5 और यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो वो आपके लिखने का वे है कि आप कैसे लिखेंगे, बात समझ रहे ना। अच्छा, इस चीज को अगर जल में डाल दें, इस चीज को किस में डाल दें, जल में डाल दें, तो ये फिर से डाई एथिल ईथर बना देता है। या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं भाई, C2H5 का होल ट्वाइस लगाओ, OH लिख दो भाई, C2H5 होल ट्वाइस हो गया, OH और उसके ऊपर प्लस हो गया और बगल के ऊपर क्या हो गया, माइनस। तो लिखने के कई सारे तरीके हैं, जो आपको सुटेबल लगता है उस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, अगर हम इसको जल में डाल दें, किस में डाल दें, जल में। नोट करके लिखना है, नोट करके इस पॉइंट को, कि C2H5 का होल ट्वाइस OH के ऊपर प्लस और Cl माइनस को हम अगर जल में डालें तो फिर से डाई एथिल ईथर और HCl बन जाता है। फिर से क्या बन जाता है, डाई एथिल ईथर और HCl बन जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमने ऊपर नाम लिखा हुआ है, इसका नाम है डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। क्या नाम है, डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नीचे नोट करके एक पॉइंट और लिखिए आप लोग, ईथर
अनेक लुईस अम्लों जैसे BF3, AlCl3, RMgX से क्रिया करके उप संयोजी यौगिक बनाता है। ठीक है, चलिए नीचे पॉइंट लिखिए आप सभी लोग, एक नोट पॉइंट लिखिए। क्या मैंने बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं मैंने अपने सेंटेंस को। मैंने बोला है ईथर अनेक लुईस अम्ल जैसे BF3, AlCl3, RMgX से क्रिया करके उप संयोजी यौगिक बनाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, ईथर रिएक्ट विथ मैनी लुईस एसिड such as BF3, AlCl3 and RMgX and give coordinate compound, give coordinate compound। जैसे बेटा इसी नोट पॉइंट में लिखना है, जैसे C2H5 का होल ट्वाइस ऑक्सीजन की बात करें तो ये BF3 से रिएक्शन करेगा, तो BF3 से जब रिएक्शन करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। कैसा बना लेगा, कोऑर्डिनेट, C2H5 का होल ट्वाइस O और BF3। अब प्रश्न ये उठता है कि सर जी BF3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाया। अच्छा, इसका नाम अगर आप बोलना चाहें तो बोरान ट्राइफ्लोराइड इथरेट। क्या बोलेंगे, बोरान ट्राइफ्लोराइड इथरेट, बोरान ट्राइफ्लोराइड इथरेट। तो बउआ सुनो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, 2,6। 2 एथिल जुड़े हुए हैं तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं भाई। C2H5O C2H5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में जाता है। थे कितने, 6, चले कितने गए, 2, बचे कितने, 4। तो 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये। और अगर हम BF3 को देखें, BF3 तो बोरान का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर होता है 5। क्या होता है, 5। अगर हम 5 को देखें तो 2,3, लास्ट में कितने हैं, 3। तो तीनों ने F के साथ बॉन्डिंग बना ली, तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ, 2, 2, 4, 2, 6, कितने बचे, 2। तो 2 इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा ये क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। इसलिए यहाँ पर क्या बन जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या बन जाता है बताइए भाई, बोरान ट्राइफ्लोराइड और इथरेट। क्या बन जाता है, बोरान ट्राइफ्लोराइड और इथरेट। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाली। सेम वही रिएक्शन करनी है हम लोगों को, कौन सी, RMgX ले लिया और यहाँ पर हमने दिखाया C2H5 का होल ट्वाइस O, यहाँ पर क्या दिखाया, C2H5 का होल ट्वाइस O, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, तो क्या बन जाएगा, C2H5 का होल ट्वाइस O कोऑर्डिनेट बॉन्ड Mg, फिर C2H5 का होल ट्वाइस O कोऑर्डिनेट बॉन्ड Mg, और ये R लगा है और ये क्या लगा हुआ है, X। हमें नहीं लगता है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अच्छा, ये नोट पॉइंट में लिखना था सारी चीजें। अब आ जाओ परऑक्साइड का निर्माण। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ परऑक्साइड। देखिए बेटा, परऑक्साइड का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ परऑक्साइड, प्रिपरेशन ऑफ परऑक्साइड। अच्छा, ऐसे लिख लें, CH3 दिख रहा है सभी लोगों को, CH2O CH2 CH3। इसने रिएक्शन कराई O2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसने रिएक्शन किससे करी बेटा, O2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो एक H को हटाओ और दोनों ऑक्सीजन वहां जोड़ दो, CH, O O और H, H O O H। सनलाइट जरूर लेना, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ सनलाइट की प्रेजेंस में ही वाली रिएक्शन होती है, वरना एक तरीके से परऑक्साइड और बना सकते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। किस बॉन्ड के द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। इसे बोलेंगे 1-इथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, 1-इथॉक्सी एथिल, भाई इसको बोल लो यहाँ पर 1, तो 1 पे क्या लग गया, एथॉक्सी, सॉरी उसको बोल देंगे 1, या वहां से हमने किया तो 1 पे क्या हो गया, एथॉक्सी, और ये क्या हो गया भाई, हाइड्रोपरऑक्साइड। आप लोग को पता होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो 1-इथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरऑक्साइड, 1-इथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरऑक्साइड। 1-इथॉक्सी, ये एथॉक्सी है, ये एथिल है, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब हाइड्रोपरऑक्साइड। तो नाम आप लिख लेंगे, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं नाम को, 1-इथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन थी E3 ऑक्सीजन की वजह से भी रिएक्शन हो गई। अब हमें पढ़ना है रिएक्शन C सिंगल बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड। चलो लिखो हेडिंग सभी लोग, रिएक्शन तीसरी है ये, रिएक्शन इन्वॉल्विंग C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड। उसमें पहला है तनु
H2SO4 से क्रिया रिएक्शन विथ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें वाटर ज्यादा हो। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसमें वाटर ज्यादा हो। तो कुल मिलाकर यहाँ वाटर से ही रिएक्शन करानी है। किससे करानी है? वाटर से। तो हमने यहाँ पर ले लिया C2H5O C2H5 और डाइल्यूट का मतलब बहुत ज्यादा वाटर होगा तो वाटर, और यहाँ पर क्या ले लिया भाई? डाइल्यूट H2SO4 मतलब तनु H2SO4। और जो रिएक्शन होती है गर्म करना पड़ता है हाई प्रेशर पर। तो ये C2H5 ये OH और ये C2H5 ये OH क्या बन गया? 2C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल। दूसरे नंबर पे है सांद्र H2SO4 से क्रिया, मतलब बेटा रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो सुनिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कैसे करेंगे भाई? C2H5 हो गया, O हो गया, और क्या हो गया? C2H5। हमने ऐसे लिखा HHSO4, H2SO4 है कंसंट्रेटेड तो अब खुद रिएक्शन करेगा वो। और फिर यहाँ हमने क्या किया? H और HSO4 HHSO4। ये बीच में क्या लिखा है? H2O। बीच में क्या लिखा है? H2O। अच्छा, C2H5HSO4 C2H5HSO4 तो ये हो गया C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम हो गया? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर इसके स्ट्रक्चर को बनाना चाहें तो कुल मिलाकर इस तरीके से बनेगा C2H5OSO2 और OH। ठीक है, C2H5HSO4। ठीक है, इसीलिए और ये ईस्टर जैसा होता है COOR की तरीके, COOR की तरीके। इसीलिए इसे जो हम लोग बोलते हैं, नोट करके लिखना है, नोट, ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है जिसका हमने स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है आप लोगों को, इसे अकार्बनिक अम्लों का एस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक अम्लों का एस्टर, एस्टर ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, एस्टर ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, हो जाए आगे। चलो अब बात करते हैं PCl5 से क्रिया, रिएक्शन विद PCl5। आप लोगों को आती होगी 100%। ये हमने आपको एक ट्रिक दी थी, अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन है PCl5 से रिएक्शन कराएंगे POCl3 जरूर निकलेगा। ठीक है, कुछ बच्चे गलत कर देते हैं बार बार। रिएक्शन विथ PCl5 मतलब PCl5 से क्रिया। ठीक है, हिंदी में लिख लेना। तो C2H5O C2H5 और रिएक्शन कराया हमने PCl5 से। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑक्सीजन होगा तो POCl3 जरूर निकलेगा। तो आप किनारे निकाल दो, OH नहीं है, OH की ट्रिक अलग है। अब P निकल गया, एक O निकल गया, 3 Cl निकल गया, 2 Cl बचे, एक Cl इसके साथ लगा दो, एक Cl इसके साथ लगा दो, तो हो जाएगा 2C2H5Cl। कुल मिलाकर हो जाएगा एथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा बेटा? एथिल क्लोराइड। बताइए, हमें नहीं लगता है कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। बहुत आसान है, C2H5O C2H5 और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराया BF3 की प्रेजेंस में 180 डिग्री से 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 500 ATM प्रेशर पर। तो ये CO आकर यहाँ पर पूरा अटैच्ड हो जाता है, C2H5 COO C2H5 एथिल मेथ एथ प्रोपियोनेट। आईयूपीएससी अगर आपने पढ़ी होगी तो इसका नाम पता होगा भाई, एथिल मेथ एथ प्रोपियोनेट। आप लिखिएगा, आप अपने मन से नाम जरूर लिखिएगा, नाम लिखना बहुत जरूरी है, एथिल प्रोपियोनेट। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ने जा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। एसिटिल क्लोराइड
से क्रिया, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड। क्या लिखेंगे बेटा, रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3COCl और C2H5O, ये क्या है, डाई एथिल ईथर, और निर्जल AlCl3 ले लिया। निर्जल यानी कि आप सभी जानते होंगे एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ये Cl और ये C2H5, क्या निकल गया बेटा, C2H5Cl, एथिल क्लोराइड। बचा क्या, CH3COO, C2H5, CH3COO, C2H5, इसका नाम है एथिल, इसका नाम है एसीटेट, नाम हो गया एथिल एसीटेट। नाम क्या हो गया बेटा, एथिल एसीटेट, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद अगला है एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला आप सभी जानते ही होंगे, CH3COO और CH3CO, और डाई एथिल ईथर क्या होता है बेटा, C2H5O, C2H5। हमें लगता है जिनको डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला नहीं पता होगा अभी तक प्रिपेयर हो गया होगा, ठीक है, C2H5O, C2H5। यहाँ पर भी निर्जल जरूर लिखना, एनहाइड्रस जरूर लिखना, AlCl3 का यूज किया जाता है या ZnCl2 का यूज किया जाता है। तो ये CH3COO और C2H5, और ये CH3COO, C2H5, तो कुल मिलाकर दो मॉलिक्यूल बन गए CH3COO, C2H5, यानी कि एथिल एसीटेट के, किसके बेटा जी, एथिल एसीटेट के। अब हमें नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, ठीक है, आगे आ जाओ। अपचयन, रिडक्शन, अपचयन, अपचयन यानी कि क्या बेटा, रिडक्शन। पहला जो अपचयन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग NaNH3 के द्वारा। लिक्विड स्टेट में होगी NH3, किस स्टेट में होगी, लिक्विड, लिक्विड यानी कि द्रव, यानी कि NaNH3 के द्वारा। क्या बेटा, NaNH3 के द्वारा। हमने क्या किया, C2H5 लिया, O लिया, C2H5 लिया, और हमने 2H से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ किसका, Na और NH3, किस स्टेट में, लिक्विड। तो बेटा एक H और एक C2H5 हो, क्या निकल गया, C2H5OH, और प्लस एक H इसके साथ आकर ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा C2H6। कुल मिलाकर NaNH3 के द्वारा एथेन और एथिल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब लाल फास्फोरस और HI के द्वारा, दूसरे नंबर पे क्या है, रेड फास्फोरस HI द्वारा, फ्रॉम रेड फास्फोरस एंड HI। तो C2H5 लिया, O लिया, C2H5 लिया, 4H लिया, और प्रेजेंस ले लिया रेड फास्फोरस की और HI की। किसकी प्रेजेंस ले लिया बेटा, आप बताइए जरा, रेड फास्फोरस और HI की। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या निकल जाएगा बताइए, H2O, और 2 हाइड्रोजन बचे, एक यहाँ जोड़ो एक यहाँ जोड़ो, हो जाएगा 2C2H6। कुल मिलाकर जब हम लोगों ने NaNH3 लिया था तो वहाँ पर हम लोगों का एथिल अल्कोहल और एथेन बन रहा था, लेकिन जब हमने यहाँ पर 4H लिया रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में तो क्या बना बेटा हम लोगों ने का, तो बना एथेन, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्षार धातुओं के एल्किल व्युत्पन्न द्वारा अपचयन। हटना लिए इसी चल रहा अपचयन में ही, अपचयन में ही है क्षार धातुओं के एल्किल व्युत्पन्न द्वारा अपचयन, ठीक है। रिडक्शन ड्यू टू एल्किल डेरिवेटिव ऑफ एल्कली मेटल्स। देखो बेटा, रिएक्शन ड्यू टू एल्किल डेरिवेटिव ऑफ एल्कली मेटल्स। आओ पहले देखते हैं ईथर, C2H5O, C2H5, इसको ऐसे लिख लें ओपन करके, CH3, CH2O, CH2, CH3, और एल्किल व्युत्पन्न C2H5 लिखा और Na प्लस लिख दिया, इसके ऊपर माइनस आ गया, ये एल्किल व्युत्पन्न हो गया। ये धातु है एल्कली मेटल्स, क्षारी धातु है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि एक H, CH3 था, एक H इसके साथ निकलेगा, क्या बनाएगा, C2H6, क्या बनाएगा, C2H6, और ये पूरा इस Na के साथ निकल जाएगा, मतलब
C2H5O के ऊपर माइनस और Na प्लस प्लस, बचा क्या CH2 आप सभी परिचित हो गए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का मतलब क्या होता है बेटा, एथिलीन। आप सभी परिचित हो गए CH2 डबल बॉन्ड CH2 का मतलब क्या होता है, एथिलीन। पक्का बेटा 100%, इतनी चीज आ गई। अच्छा अब आ जाओ हैलोजन अम्लों से क्रिया, हेडिंग डालो हैलोजन अम्लों से क्रिया रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, आप लोग डालो, हम नहीं लिखेंगे। हैलोजन अम्लों से क्रिया, रिएक्शन विथ हैलोजन अम्ल। तो क्रियाशीलता की बात करते हैं। क्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी। तो आप सभी को पता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है HI, फिर HBr, फिर HCl, ये बात हमने आपको बताई थी। ठीक है, हम HI के साथ रिएक्शन आपको करा के दिखाने जा रहे हैं। HI हमने क्या लिया C2H5, और हाँ कंडीशन लगा दी दो, सबसे पहले ठंडे में एट कोल्ड स्टेट, एट कोल्ड स्टेट। तो C2H5O C2H5 जब ये ठंडा होगा तो केवल एक ही HI रिएक्शन करेगा। तो जब एक HI रिएक्शन करेगा तो ये C2H5I और C2H5OH क्या बन जाएगा, एथिल आयोडाइड, और C2H5OH का मतलब एथिल अल्कोहल। C2H5I एथिल आयोडाइड और C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल। लेकिन हम गर्म की बात करें एट हॉट स्टेट, तो दो HI रिएक्शन कर जाएंगे भाई, C2H5O C2H5HI, बीच में देखो क्या लिखा है H2O, क्या बचा C2H5I C2H5I, कुल मिलाकर 2 C2H5I यानी कि एथिल आयोडाइड। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक थोड़ा परेशान करने वाली बात हो जाए, क्या हो जाए, परेशान करने वाली बात हो जाए। अगर दोनों तरफ सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तरफ है मेथिल और एक तरफ है एथिल, और अब HI से रिएक्शन कराओ, सावधान। तो जो आयोडीन होता है वो हमेशा छोटे वाले एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ता है, ध्यान रखना बेटा, इस चीज को मत भूलना। अगर दोनों तरफ सेम है तो किसी के साथ भी I निकाल दो, किसी के साथ भी S निकाल दो, ठीक है। बट अगर दोनों तरफ अलग अलग है तो I हमेशा छोटे एल्किल ग्रुप के साथ निकलता है, तो CH3 क्या बन जाएगा I, और C2H5OH बन जाएगा। ठीक है, नहीं समझे, ठीक। ऐसे ही एक रिएक्शन अगर हम तुम्हें और करने को दें, जैसे ले लें एक तरफ फेनिल ले लें CH6H5OCH3 और HI, तो हमने आपको बताया I छोटे वाले के साथ निकलेगा, तो CH3I और C6H5OH यानी कि फिनॉल, C6H5OH यानी कि क्या हो गया, फिनॉल। बेटा आप जानते होगे इसे एनीसॉल बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर OCH3 एनीसॉल, और एनीसॉल से फिनॉल बनाने का कितना बढ़िया मेथड हो गया, कन्वर्जन हो गई हम लोगों के पास, एनीसॉल टू फिनॉल, एनीसॉल टू फिनॉल, कितनी अच्छी कन्वर्जन हो गई, बात समझे ना। तो आप लोगों को चाहो तो ये तैयार करना चाहिए। अच्छा, इस जो मेथड लिखा है इसे बोलते हैं जीसेल विधि, नीचे जो लिखा हुआ है ये वाला इसे बोलते हैं जीसेल विधि, जीसेल विधि, ZEISEL मेथड, जीसेल मेथड। बताओ आप लोगों को यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ाया है समझ में आया कि नहीं आया। केवल एक प्रोसेस बची है, वो है एल्किल समूह की अभिक्रिया। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन इतना सफिशिएंट है, बाकी वो जो पार्ट है आपको बाद में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।